नाज़िले ने हया को बहुत खूबसूरत सा अनारकली फ्रॉक निकाल कर दिया। नहाकर वो पहनकर जब बाहर आई तो सामने ही वो औरत इसे तीते फाड़े देखने लगी जिसने इससे पीछे का वादा किया था। हया की सफ़ेद गोरी रंगत पर सी ग्रीन कलर का अनारकली फ्रॉक इस पर खूब जच रहा था। हया के पास आकर इसकी बलाएं लेने लगी। हाय हाय मैं वारी मैं कुर्बान, क्या हुस्न पाया तूने। एक बार अगर रस कर ले तो कयामत ही ढा दोगी कसम से। इस औरत की खुशी काबिल थी। हया मुस्कुराने लगी, फिर बैठकर पिज़्ज़ा भी खाया। सुबह की उठी हुई थी इसलिए जल्द सो भी गई। इब्तिदा ने तस्वीरें और वीडियो देखकर मोबाइल साइड पर रख दिया। अपना सर पकड़ कर बैठ गया। रोमान की कंडीशन में भी कोई सुधार नहीं आया था। मजबूरन इसने वहाज को कॉल की, रोमान की कंडीशन भी बताई और उमेरा की बातें भी। तुम परेशान मत हो, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। 2 घंटे बाद वो अपनी बीवी और बेटे के साथ इर्तिज़ा के पास पहुँचा था। रोमान के वहाज के बेटे से काफ़ी दोस्ती रह चुकी थी, इसलिए इसे देखकर रोमान भी कुछ बहल गया था। वहाज इन्हें अपने घर इस्लामाबाद ले आया। इर्तिज़ा की बातें सुनकर वो खुद परेशान हो गया था। इस वीडियो में वॉइस रिकॉर्डिंग है। शायद वीडियो बनाने वाले ने कैमरा अपनी तरफ से ऑफ़ कर दिया था, लेकिन वो ऑफ़ नहीं हुआ था, इसलिए काफ़ी बात मैं सुन चुका हूँ। हया के साथ जो कुछ भी किया गया शायद मुझसे बदला लेने के लिए किया गया है। कौन सा मेरा ऐसा दुश्मन है जिसने मुझे फंसाने के लिए हया के साथ ये सब किया है। वो कौन है मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। मुझे ये नहीं याद कि मेरी किसी से कोई भी अनबन हुई है। कॉलेज में तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर मेरी वजह से हया के साथ ये सब हुआ है तो मैं हया को यूँ नहीं छोड़ सकता। वो लाहौर गई थी, कहाँ जा सकती है लाहौर में। हुमैरा हया को अच्छी तरह से जानती है। इसके मुताबिक लाहौर में इसके कोई रिलेटिव नहीं है। कहाँ ढूंढूं इसे। इर्तिज़ा की बेचैनी का ये आलम था कि एक पल सुकून नहीं था इसे। रूबी को 2-3 दिन तुम यहीं रहने दो, बहल जाएगा। सच क्या है ये सिर्फ हया ही बता सकती है। यही बात मेरी समझ से बाहर है कि इसने मुझे बताया क्यों नहीं। इर्तिज़ा को हया पर गुस्सा भी आ रहा था। हम अभी लाहौर के लिए निकलते हैं इर्तिज़ा। लाहौर में मरियम के कज़न पुलिस में हैं, हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वहाज का मशवरा इर्तिज़ा को पसंद आया था। कुछ ही देर में वो दोनों लाहौर के लिए रवाना हो गए थे। वहाज ने रास्ते में इंस्पेक्टर से बात कर ली थी। सुबह दिन चढ़े ही वो लोग लाहौर में मौजूद थे। सबसे पहले लाहौर के बस अड्डे पर इस दिन की वीडियो फुटेज हासिल की जिस दिन हया वहाँ पहुँची थी। बस इतना देख पाए थे कि वो बस से उतरकर रिक्शे में बैठी थी। रिक्शे का नंबर नोट करके इसे ढूंढना मुश्किल नहीं हुआ था। वो रिक्शा ज़्यादातर बस अड्डे के मुसाफिर को ही लेता था, इसलिए सब इसे जानते थे। इसने हया की तस्वीर देखकर बताया कि वो दारुल-उमान में उतरी थी। इंस्पेक्टर इर्तिज़ा और वहाज के साथ साथ ही रहा। दारुल अमान की खातून ने तस्वीर देखते से पहचान लिया था। हया ने जो कहानी से सुनाई थी वो भी इसने बता दी। मुझे तो यही कहकर गई थी कि वो वापस अपने घर जा रही है, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गई है। वो खातून ने इंस्पेक्टर से कहा। खुद भी मुतफ़िकिर हो गई थी। ठीक है, आप इनकी रूममेट से मिलवा दें। हो सकता है किसी को इल्म हो कि वो कहाँ गई हो। कुछ ही देर में हया के कमरे में रहने वाली सारी ख़वातीन को बुलवा लिया। सभी अनजान थीं, लेकिन तबस्सुम को अचानक याद आया कि वो बार-बार बाज़ार हुस्न का पूछ रही थी। सर मुझे याद आया, वो मुझसे पूछ रही थी कि बाज़ार हुस्न कहाँ है और वहाँ जाने का किराया कितना लगता है। ये सुनकर फ़िज़ा का एक रंग आकर गुज़रा था। दिल का ये आलम था कि वो वहाँ ना गई हो। दूसरी जगह जहाँ वो उसे ढूँढने जा रहे थे वो बाज़ार हुस्न थी। पूरे रास्ते वो बेचैन रहा था। जैसे वहाँ पुलिस की गाड़ी देखी, वहाँ के लोगों को रेड पड़ने का खतरा लाख हो जाता था। इससे सभी हवाएं उड़ने लगी थी। इंस्पेक्टर के साथ वो एक कोठे पर पहुँचे थे। सामने खड़ी उम्र रसीदा खातून से इंस्पेक्टर ने पूछा, जो उसे देखकर पान चबाना भूल गई थी। पिछले 2 दिन में जितनी भी नई लड़कियां यहाँ आई हैं, शराफत से खुद हमारे सामने पेश करो, वरना अगर हमने बाजार खंगालना शुरू किया तो मुश्किल तुम लोगों को ही हो जाएगी। सामने खड़ी देर उम्र औरत ने उड़े हुए रंग के साथ अपना दलाल को पुकारा। जा जाकर सब नई छोरियों को लेकर कहे बड़ी आपा का हुक्म है। वो लड़का फौरन से चला गया। आप तो बैठो साहब, कुछ ठंडा मंगवाऊँ आपके लिए, इसने इंस्पेक्टर से कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, बस बुलाओ सब लड़कियों को, वो इंस्पेक्टर को करख्त लहजे में बोला। कुछ ही देर में 12 से 15 लड़कियां वहाँ पहुँच गई थीं, जिनमें हया भी शामिल थे। इर्तिज़ा को देखकर हया के होश उड़े थे। इससे पहले इसकी नज़र हया पर पड़ती, इसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाया था। लाइन से सब लड़कियां खड़ी हुई थीं, लेकिन हया 2 लड़कियों के कुछ पीछे खड़ी थी, चेहरा भी दुपट्टे से छुपा रही थी। इसे ये नहीं मालूम था कि वो इसे ढूंढने तक यहाँ यहाँ तक भी पहुँच जाएगा।
ज़ुबिया का रंग उड़ा हुआ था। "ए लड़की, तुम कॉलेज क्यों नहीं गई आज? मेरे सर में दर्द अभी भी हो रहा है।" वो गंजा आंखें फाड़े ज़ुबिया को घूर कर देख रहा था। "देख लड़की, किसी ने तो मुखबरी ज़रूर की है। अगर वो तू ही है तो याद रख, तेरा हशर वो करूँगा कि चेहरा पहचान न पाएगी अपना।" वो गुस्से से बेकाबू हो रहा था। सांवला रंग सुर्खी माइल लगने लगा था। ज़ुबैर ने घबरा कर इस्पात में सर हिला दिया। "नौशी, तलाशी ले इसकी।" इसके गंजे ने नौशी मैडम से कहा। वो खड़ी हो गई, ज़ुबिया की तलाशी लेने लगी, फिर इसके चेहरे को बाखुर देखने लगी, जैसे ज़ुबिया के चेहरे से पढ़ लेगी कि मुजरिम कौन है। ज़ुबिया को लगा आज वो इबरतनाक मौत मारी जाएगी। फिर हाथ बढ़ाकर इसके कान तक ले। "ये कान के टॉप्स हमारे नहीं, कहाँ से आए ये? किसने दिए हैं?" नौशीन ने पूरी आंखें फैलाकर पूछा। ज़ुबिया की जान लबों पर आई थी, हलक तक खुश हो रहा था। जानती थी इसमें कैमरा लगा है। वो गले में गिराए बढ़ने लगी, तभी सांस घुटने लगी। मौत सामने नजर आ रही थी। "ए लड़की, क्या वो लगा रखे? बोल, किसने दिए?" नौशीन ने उसके बाल खींचकर पूछा। ज़ुबिया दर्द से कराने लगी। दानियाल ने दिए थे। आंखों से आंसू बहने लगे थे। बड़ी बेदर्दी से नौशीन ने इसके कानों से टॉप्स निकाले, फिर सामने खड़े एक लड़के को दिए। जज जाफर को दिखा। "कहीं कैमरा तो नहीं छुपा इसमें?" ज़ुबिया का जीजा, खुदा का कोई अज़ाब ही नाज़िल हो जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए या कहीं गायब हो जाए, या इसका साँस ही बंद हो जाए, कोई आसमान मौत इसे नसीब हो जाए, वरना जैसी अज़ियतनाक मौत इन लोगों के हाथ लिखी थी, वो शायद मुतहम्मिल नहीं थी। कुछ देर बाद वो शख्स वापस आ गया। ज़ुबैर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी शामत सामने नज़र आने लगी थी। बॉस, वो काम से सोने के टॉप से और कुछ नहीं। ये सुनकर ज़ुबिया की जान में जान आई थी। इसने धीरे से आंखें खोली थी। अब समझ आया था कि दानिश ने टॉप्स क्यों चेंज करवाए थे। बहुत शार्प माइंड बंदा था ये। ज़ुबिया ने सोचा। "ठीक है, तुम जा सकती हो।" नौशीन के मुँह से ये सुनकर ज़ुबिया की जान में जान आई थी। वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उन्हें लड़कियों की चीखों की आवाज़ें गूंजी थी। वो वापस आ चुकी थी। ज़ुबिया का दिल दहला था। सहम कर बैठ के एक कोने में बैठ गई थी। लेकिन चीखने, रोने, मिन्नत समाजित करने लगी और हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं, ये आवाज़ें इसे बेचैन किए हुई थी। इसने डरते-डरते दरवाज़ा खोला था। दोनों लड़कियों के मुँह और जिस्म बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुके थे। बालों से लग रहा था कि पूरी तरह से नोचे गए हैं। लाते-घूंसे अब तक नौशीन और वो गंजा शख्स उन्हें मार रहा था। वो पूछ रहा था, वो शामिल तो नहीं थी। ज़ुबैर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद अपने आंसू ज़ब्त करने लगी। रात तक वो बुखार में मुब्तला हो चुकी थी। 4 दिन बेसुधी पड़ी रही। 5वां दिन ज़रा होश आया था, लेकिन ज़हनी इंतशार अब भी बाकी था। शाम को नौशीन उसके कमरे में आई। "4 दिन से बहुत आराम कर लिया तुमने, रात को क्लब जाने के लिए तैयार रहना।" वो दोनों 15 दिन के लिए नाकारा हो गई हैं। नकाहत के बावजूद वो तैयार होने लगी। किसी कैसी ज़िंदगी थी वो, क्यों ये ज़िंदगी जी रही थी, अज़ियत से भरी हुई, किस जुर्म की सज़ा थी न ख़त्म होने वाली। कोई जवाब नहीं था इसके पास। माज़ी याद होता तो शायद अपनी गलती पर धाड़े मारकर रोती। रात को क्लब में इससे डांस भी नहीं हो पा रहा था, डगमगा रही थी, लेकिन बस फिर भी लगी रही। इसके अकब में दानियल की आवाज़ आई तो पूरी तरह चौंकी। दानियल ने धीरे से कहा। वो फ़ौरन से पलटकर इसके सीने से लगकर रोने लगी। वो हड़बड़ा कर रह गया था, लेकिन फ़ौरन से इसे अपने सार में ले लिया, ताकि किसी को ये न लगे कि वो रो रही है। उसके कान के करीब होकर धीरे से बोला। तान्या, प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। क्यों मरवाना चाहती हो अपने साथ साथ? चुप हो जाओ, तुम्हें इस वक्त नोट किया जा रहा है। उसकी कमर से हिलाते हुए धीरे धीरे से उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन वो जब कहाँ से लाती। तान्या, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़, वरना मैं मर जाऊँगी। अपने आंसू जब्त करते हुए बोली। तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, बस चंद दिन की और बात है, तुम्हें और बाकी लड़कियों को भी यहाँ से निकाल लूँगा, आज़ादी से जीना फिर। काफ़ी देर मुझे साथ लगा डांस की पोजीशन कायम रखे हुए थे। तान्या काफ़ी हद तक समझ चुकी थी, फिर इससे दूर हटी थी और वो अब भी इसे देख रहा था। फिर मुस्कुराता हुआ दूसरी लड़की की जानिब बढ़ गया। चंद दिन बाद ही पुलिस की भारी नफरी ने इनके घर को चारों तरफ से घेर लिया था और कामयाबी से वो ऑपरेशन भी कामयाब भी हुए थे। इनका गुरु गिरफ्तार हो चुका था। इस वक्त दानियल अपनी वर्दी में सबके सामने आया था। नौशीन तो इसे देखकर होश उड़े थे। "तुम दानियल, एक पुलिस ऑफिसर हो?" "नो मिस दिलनशीं, ICI ऑफिसर वाजिद खान हूँ।" "बहुत पछताओगे तुम, हमें तुम जेल में ज़्यादा दिन रख नहीं सकते।" गंजा शख्स घर्रा कर बोला। दानियल इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। "वो मैं रखना चाहता भी नहीं हूँ, तुम्हें तो रिमांड के दौरान की अपनी नींद सुला दूँगा। रह गए दिलनशीं, ऐसा तुम्हें सब सहना है जो इसने लड़कियों के साथ किया है। लेकर जाओ इन्हें, इनका रिमांड मैं खुद लूँगा।" सब लोगों को पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही थी, बस लड़कियाँ वहाँ रह गई थीं।
आप सब लोग जा सकते हैं जहाँ चाहे, अगर चाहे तो मेरे ऑफिसर आप लोगों को दारुल मान में पहुँचा देंगे। सब लड़कियों की आंखें तशक्कुर से भर गई थी। फिर एक पुलिस एहलकार से कहा कि इन सबको दारुल अमान में छोड़ आए। जुबिया समेत सब लड़कियां बाहर जाने लगी। जुबिया जब इसके पास से गुजरने लगी तो तानिया ने इसका हाथ थाम लिया। तानी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ जाओगी? वो शौकनाक नज़र से उसे देखते हुए बोला। वो क्यों? मुतहज़्ज़िब सी होकर पूछने लगी। क्योंकि अब मेरा छूना तुम्हें बुरा नहीं लगता? उसने मुस्कुरा कर कहा, फिर अपने साथ बाहर ले गया एक सफ़ेद कार की तरफ। सर, हमारे लिए क्या हुक्म है? एक एहलकार ने इसके पास आकर पूछा। अभी तो मैं एक मौलाना साहब के पास जा रहा हूँ इनसे निकाह करने। तुम लोगों के लिए हुक्म है कि कल दावत वलीमे पे मेरे घर पहुँच जाना। दानियल के मुँह से ये सुनकर सूर्या मुतहिर हुई थी। वो एहलकार मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। दानियल ने फ्रंट डोर खोला। सूर्या अंदर बैठ गई। वो ड्राइविंग सीट पर जा बैठा था। कार ड्राइव करते हुए इसे देखने लगा जो अभी परेशान हाल बैठी थी। ओह शिट, देखा ना, भूल गया मैं, शेरवानी तो मैंने पहनी नहीं, ना तुमने उर्सी लिबास पहना है। ऐसा वाला क्या शादी अच्छी लगेगी? क्या ख्याल है पहले शॉपिंग ना कर ले? मुझे इतना शौक मिजाज हो रहा था। जी भैया, इतनी ही नर्वस? आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? खुद ही तो कहा था तुमने। दानी, मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज़, वरना मैं मर जाऊँगी। अब मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता दानी। कल अपनी कही हुई बातें मीडिया को बताते हुए खिलखिलाकर हँसा था। वो झेप सी गई थी। वैसे चाहो तो मुझ पर मर मिट सकती हो दिलो जान से। उसे देखते हुए बोला। मैं मजाक नहीं कर रही, आप जानते हैं मैं किस किस्म की औरत हूँ। तान ने अभी नर्वस थी। ओ प्लीज़, औरत तो मत हो, अच्छी खासी खूबसूरत सी लड़की हो, खूबसूरत सी आँखों वाली। लेकिन आप मुझसे शादी क्यों करो? तो मुझसे अच्छी और पाकदामन लड़की भी मिल सकती है। जुबिया आंखों में आने वाली नमी रोकते हुए बोली। तानी, नो मोर डियर, मुझे तुम चाहिए, मोहब्बत कर बैठा हूँ तुमसे, सच्ची वाली। पता है तुम्हें जो ड्रग्स थे इसमें कैमरा था, तुम्हारी लोकेशन मुझे नज़र आती रहती थी। तुम कब कहाँ बैठ रही हो, उठ रही हो, क्या बात कर रही हो, सब मैं बहुत प्रोफेशनल अंदाज से देखता था। साथ साथ इस पर वर्क भी करता रहता था। तुमसे शादी का इरादा भी नहीं था, लेकिन सारी गड़बड़ इस वक्त शुरू हुई थी जब तुम आईने के सामने अपने बाल बनाती थी। ये बस इस वक्त ना मेरी नज़र प्रोफेशनल रहती थी, ना नियत ठीक रहती थी। बड़े गौर से देखता रहता था तुम्हें। तुम्हारी उदास सी आंखें मेरे दिल में उतर सी गई। फिर पुलिस वाला भी तो हूँ ना यार, बेईमानी तो थोड़ी बहुत हम ज़रूर करते हैं। थोड़ी सी नज़रों की मैंने भी कर ली, अब बाकी बातें निकाह के बाद करेंगे। पठान भी तो हूँ ना, शर्म आती है गैर लड़की से बेतकल्लुफ़ होते हुए। वो फिर अपनी बात पर हंसा था। खुशी से सफ़ेद रंग पर लाली सी छाई थी। दानियल, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, बल्कि किसी से भी नहीं कर सकती। दानियल नज़र चुरा कर बोली। एक खौफ था, डर था, हाथों में तिली सता थी। क्यों? मुझे नफ़रत सी हो गई अपने आप से, मर्द से। बस मुझे आप दारुल छोड़ दें। वो गंभीर लहजे से बोली। नहीं दानियल, ये मेरे साथ ज़्यादती होगी। मैं पूरे खुलूस से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, प्लीज़ इनकार नहीं सुनना चाहता। गाड़ी अब एक मस्जिद के सामने खड़ी हुई थी। वापसी पे थी वो। तानिया वाकिफ खान थी। अगर बहुत खुश नहीं थी तो अफसरदा भी नहीं थी। बस एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। घर पहुँच के कमरे में जाती, फिर वही कैफ़ियत, वही डर, वही खौफ, वही अज़ियत। इस वक्त वो अपने बस में नहीं होती थी। दीवार के साथ लगकर चीखने चिल्लाने लगती थी। वाजिद इसकी कैफ़ियत को जानता था, इसलिए इसे कुछ नहीं कहा, इसे वक्त देना चाहता था। चंद दिन वाजिद ने तानिया को बहुत घुमाया फिराया, बहुत सी बातें करता रहा। तानिया अब कुछ पुरसुकून होने लगी थी। इसके साथ खुशी सी महसूस होती थी। उसकी कई बातों पे मुस्कुरा भी देती थी। वो बहुत बातूनी किस्म का शख्स था। इतनी बातें थी उसके बाद तानिया बस इसे देखती ही रह जाती थी। एक बार डिनर की वापसी पर रास्ता सुनसान था। पिछले 10 मिनट से एक कार कभी इनके बराबर ड्राइव करने लगती, कभी पीछे हो जाती, कभी बाएं जानिब होकर दूसरी खड़ी बराबर आने की कोशिश करती। वाजिद को कुछ तजवीज़ सी होने लगी। इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। तानी, मुझे लगता है ये गाड़ी हमारा पीछा कर रही है, तुम सीट की निचली तरफ बैठ जाओ। इस वक्त वो काफ़ी संजीदा था। सामने डैशबोर्ड से अपनी राइफल उठा ली, लेकिन वाजिद, कौमांदानी, नीचे होकर बैठो। वो सख्त और बुलंद लहजे से बोला। तानिया जैसे नीचे हुई, गोली शीशा तोड़कर सीधी वाजिद के बाएं कंधे पर लगी थी। तानिया की चीखें बुलंद हुई थी। वाजिद! इससे पहले तानिया उठती, कई फायर हुए थे। वाजिद के सीने पर भी गोली लग चुकी थी। इसने गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी। सामने फ्रंट लाइट बंद कर दी। वो तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए पसीने से शराबा हो चुका था। फिर एक मेन रोड की तरफ गाड़ी रोक दी। सांस भी बहुत उखड़े उखड़े ले रहा था। तानिया, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें लिफ्ट मिल जाएगी, जल्दी से जाओ। वो लोग आकर यहाँ पहुँच गए तो
वो मुश्किल बोल रहा था। तानिया का रो रो कर बुरा हाल था। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं आपको गाड़ी से नीचे उतारती हूँ। हमें लिफ्ट मिल जाएगी। डॉक्टर के पास चलेंगे। वाजिद, आप ठीक हो जाएंगे। वो रोते हुए उसके खून से लथपथ होते सीने पे हाथ रखे बोल रही थी। बदहवास थी, परेशान थी। तुम जाओ तानिया, चली जाओ, मैं बच नहीं सकता। जाओ, यहाँ चली जाओ, वरना सुकून से मर नहीं पाऊंगा। आंसू वाजिद की आंखों से भी बह रहे थे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तानिया उसके सीने से लगकर रोने लगी। मुझे क्यों बचाया आपने? मुझे भी गोली लगने देते। मैं क्या करूँगी आपके बगैर? तान्या, खुदा के लिए जाओ। अब वो अब मुश्किल सांस ले पा रहा था। तान्या को खुद से अलग किया। जाओ तान्या, जाओ, वो लोग बहुत बुरा करेंगे तुम्हारे साथ। फायरिंग की आवाज़ें करीब होने लगी थी। तान्या गाड़ी से उतरकर सड़क की तरफ भागने लगी, बेतहाशा रो रही थी। सामने से आने वाली गाड़ी की तेज़ बढ़ती रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, कुछ वैसी सदमे से निटार दी, इसलिए जैसे गाड़ी जोरदार ब्रेक से रुकी, वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। आरा ने आगे बढ़कर मुफ्ती अनवर के हाथ से ब्लेड छीनकर फेंक दिया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल बासित आपके साथ जाएगा। मैं वापस चली जाऊंगी। मैं खुद ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी बेटियां अपने घरों में इज्जत से रहेंगी। आरा के आंसू बह रहे थे। अब्दुल बासित की आवाज़ में भी दम नहीं था। अब समझ गया था कि ये दुनिया इन्हें चैन से जीने नहीं देगी। आरा अब्दुल बासित के पास गई। अब्दुल बासित, मैं वापस जा रही हूँ। गलती मेरी है, भूल गई थी। हमारा ठिकाना कहीं और नहीं होता। हम कहीं भी चले जाएं, वापसी वहीं है। मुझे मुझे तलाक नामा भेज देना। अब्दुल बासित, मैं बाहर खड़ा हूँ। इस लड़की से हर ताल्लुक ही ख़त्म करके बाहर आओ। ये कहकर बाहर चले गए। अब्दुल बासित ने इसके आंसू साफ किए, फिर अपने साथ लगा के वो इसके साथ साथ लग के रोने लगी। आंसू अब्दुल बासित के भी बह रहे थे। मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा, मरते दम तक नहीं। बस ये दुआ है अपने रब से कि इसे अगर मेरा कोई अमल भी पसंद है तो वो तुम्हें मेरा ही रखे। अब्बा का ख्वाब, गुस्सा ठंडा होते मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ये कहकर वो उसे जुदा हुआ था। बस स्टॉप तक वो साथ गए थे। आरा की बस पहले आ चुकी थी। वो खड़ी खिड़की के पास बैठी थी। जब तक अब्दुल बासित नज़रों से ओझल न हो गया, वो उसे देखती ही रही। तमाम लड़कियों को अर्तज़ा ने एक ही नज़र में ही देखा था। हया तकरीबन छुपी हुई थी, बस एक नज़र ही अर्तज़ा की इसकी आंखों में पड़ी थी। वो चलता हुआ इन दो लड़कियों के पास आया जिसके पीछे वो छुपी खड़ी थी। पीछे हटो, अर्तज़ा ने तरस लहजे से कहा। वो दोनों पीछे हट गई। सी ग्रीन कलर की अनारकली फ्रॉक, चूड़ीदार पजामा, हाथों में हम रंग चूड़ियाँ, मेकअप और लिपस्टिक से रंग सुर्ख देखकर एक आँख सी थी जो अर्तज़ा को इस तस्वीर में देखकर लगी थी। हया आधे छुपे चेहरे से भी जान चुकी थी कि पकड़ी जा चुकी है। इर्तिज़ा ने इसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा और एक पल में सबसे अलग हुई थी। इर्तिज़ा ने सख्त नज़रों से इसे देखा था। इसका हाथ छोड़कर एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पे मारा था कि वहाँ मौजूद सब लोग अपनी जगह से हिलकर रह गए थे। हया दूर जाकर गिरी थी। इसका दर्द का थप्पड़ था कि नाजुक से गाल पे उंगलियां छप गई थी और हल्का सा खून बसने लगा था। हया को लगा किसी ने रुखसार पर आँख से लगा दी हो। अभी ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि इर्तिज़ा का बाजू के पोंछ कर पकड़ कर खड़ा किया। क्यों गई थी घर से बाहर? बहुत शौक था तुम्हें यहाँ आने का? इसकी आंखों में आंखें डाले हुए कहर बरसा रहा था। हाथ छोड़े मेरा, मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, चिल्ला कर बोली और रोने लगी। शीश, एक लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान से निकला तो दूसरा गाल भी लाल कर दूंगा। इसे बाजू से पकड़ते हुए नीचे उतर गया। फ़ौरन तो दिल पकड़े बैठ गई थी। सोने की चूड़ियाँ हाथ से निकल गई थी। वहाँ जो उसके साथ मौजूद इंस्पेक्टर नीचे उतर गए। गाड़ी की चाबी इब्तिदा के पास ही थी। इसे ज़बरदस्ती हया को गाड़ी में बैठाया था। दूसरी जानिब खुद बैठ गया। बाद में तुम्हारी गाड़ी ले जा रहा हूँ। टूटने को तुम सुबह मरी छोड़ देना। ये कहकर इसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ रफ्तार से वहाँ से निकाल कर ले गया। मरी तक हया हचकियों से रोती रही। इर्तिज़ा एक बार फिर इसकी जानिब नहीं देखा। तेवरी चढ़ा बस तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। वापस कॉटेज में ले जाकर इर्तिज़ा ने इसे कमरे में बेड पे धकेला था। ज़ालिम है आप, इंसान नहीं है। इतनी ज़ोर से कौन थप्पड़ मारता है? अपने गाल पे हाथ रखे हुए बेतहाशा रो रही थी और खड़ी हो गई। वो इसके करीब आकर दरदस्तगी से बोला, एक थप्पड़ तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? जहाँ से मैं तुम्हें वापस लाया वहाँ जो घाव औरतों को लगाए जाते इसका अंदाज़ा है तुम्हें? वो चिल्ला कर बोला, आप कौन होते हैं मुझ पर हक जमाने वाले? तलाक दें मुझे और आज़ाद करें मुझे, नहीं रहना मुझे यहाँ। वो रोते हुए कह रही थी। क्या कहा तुमने? खर्रा कर बोला तो सहम को दोबारा बेड पर बैठ गई। हया को चुप रहना ही मसले का हल लग रहा था।
इस वक्त तो मैं खुद इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तुमसे कुछ पूछ सकूँ। बेहतर होगा चुप हो जाओ, वरना पता नहीं क्या कर बैठूँगा तुम्हारे साथ। गुस्से से वो बेकाबू होने को था, अपना एक कदम आगे बढ़ाया। हया खौफ से पीछे हटकर बैठ के ग्राउंड से जा लगी कि कहीं मारपीट ही ना शुरू कर दे। इर्तिज़ा भी कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन फिर पलट कर खिड़की के पास गया। इसे अच्छी तरह से बंद किया। इसकी चटनी जंग आलू थी, बस मुश्किल ही लगी थी। इस तरह खोलना भी आसान नहीं था। मैं हर थोड़ी देर बाद तुम्हें देखने आऊँगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हशर बिगाड़ दूंगा तुम्हारा। गुस्से से फनकार कर इसने हया से कहा। डर तो अच्छी खासी गई थी, इसलिए चुप की बैठी रही। इब्तिदा दरवाज़ा बंद और लॉक करके रूमी के कमरे में चला गया। पूरा दिन थका देने वाला गुजरा था। फिर रुमान की अलग फ़िक्र सता रही थी। कुछ देर यूँ अपना दिल चलाता रहा। हया की हमाकत पर अफसोस हुआ था। दारुल अमान तक तो ठीक था, लेकिन वहाँ करने क्या गई थी। काफ़ी देर बाद जाकर आँख लगी थी। सुबह ही सुबह रुमान के दरवाज़ा पीटने पर उठा था। रुमान को जब पता चला कि हया वापस आ गई है, इसे कहाँ चैन आना था। सुबह ही वहाँ से जिद करके फजर के बाद ही इस्लामाबाद से निकल गया था। इब्तिदा ने दरवाज़ा खोल दिया। ना बाप को सलाम, ना अपनी तबीयत की परवाह। रुमान जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। सोफ़ा खाली था। मम्मी कहाँ है? यहीं है। तुम पहले इधर आओ, देखो बुखार उतरा कि नहीं। इब्तिदा ने इसकी पेशानी छूना चाहिए, लेकिन वो पीछे हट गया। हाँ, उतर गया है। मम्मी क्या है? आपके कमरे में है। रुमान की बेचैनी देखकर वो बेबस सा हुआ था। नहीं चाहता था कि वो हया से मिले, इसके इस कदर करीब हो, लेकिन इसकी मोहब्बत अजीब थी। दिन बस दिन हया से बढ़ती जा रही थी। इस वक्त तो वो इसे रोक ही नहीं सकता था, इसलिए इस बात ने इसे हिला दिया। वो भागते हुए कमरे का लॉक खोलकर अंदर गया। हया भी सोई नहीं थी, रात भर रोती रही थी। अभी एक दिन भी इसने वहाँ नहीं गुजारा था कि इसे इंतज़ार था कि कब इस अज़ियत से निजात पाएगी। लेकिन सब उलट हो गया था। ये बात ही दिल जलाने के लिए काफ़ी थी। ऊपर से थप्पड़, वो भी इतने ज़ोर का। रुमान सीधा अंदर आकर हया के गले लगकर रोने लगा था। हया पहले से ही रो रही थी, इसके रोने में भी तेज़ी आ गई। कहाँ गई थी आप? क्यों गई थी मुझे छोड़कर? आपको पता है कितना मिस किया मैंने आपको। वो उससे पीछे हटकर इसके हाथ पकड़कर बोला। फिर हया के रुखसार पर छपी उंगलियों के निशान, जो रात को सड़ने के बाद कुछ उभर से गए थे, और इसमें से हल्का सा रास्ता खून देकर दिल पिस गया था। मम्मी, ये सब किसने मारा है आपको? रुमान के पूछने की जगह हया की सिसकियाँ तेज़ हुई थी। तुम्हारे बाबा ने मारा है। वो फिर से रुमान के गले लगकर रोने लगी। इस वक्त तो वही इसे अपना सबसे बड़ा हमदर्द लग रहा था। बाबा ने इतनी बेदर्दी से मारा है आपको? रुमान को दुख सा हुआ था। ये सब वो कम से कम अपने बाप से एक्सेप्ट नहीं करता था। हाँ रूमी, बहुत मारा है मुझे, रुमान के साथ लगे वो रोते हुए बता रही थी। बाहर वहाँ से रूमी की हया में इन्वॉल्वमेंट देखकर इर्तिज़ा को मैंने ख़याल नज़र से देखने लगा। मुझे तो लगता है रूमी अब इसे किसी कीमत पे कहीं जाने नहीं देगा। बहुत प्यार है माशाल्लाह से माँ बेटी में। मैं तो कहता हूँ तुम एक बार सोच लो। इर्तिज़ा, कोई हर्ज नहीं। वो जिस तरह से मुस्कुराया था, इर्तिज़ा की गोली तेज़ हुई थी। शट अप वजीब, ये लो अपनी गाड़ी की चाबी। इर्तिज़ा और फवाद कमरे के खुले दरवाजे से हया और रुमान को देख रहे थे। फिर साइड पे रखी चाबी इर्तिज़ा ने फवाद की तरफ बढ़ाई। अरे ये अपने पास रखो, घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं, ये तो इतनी यूज़ भी नहीं होती है। तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगी। मैं अब चलता हूँ। वहाज ने हाथ चाबी पीछे कर दी। रखो, चाय पीकर जाना, मैं बनाता हूँ। नहीं तेजा, बिल्कुल मूड नहीं। ये कहकर तेजा ने हाथ मिलाकर वहाज वहाँ से चला गया। इर्तिज़ा अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। 2 दिन की छुट्टी में पहले हया के चक्कर में कर चुका था, मज़ीद नहीं कर सकता था। अंदर रुमान बैठा हया के आंसू साफ कर रहा था, फिर इसके चेहरे पर लोशन लगाने लगा। बाबा ने अच्छा नहीं किया, मैं बात भी नहीं करूँगा इनसे। रुमान को बुरा लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। हया रुमान के मुँह से ये सुनकर खुश हुई थी। तुम मेरे लिए अपने बाबा से बात मम्मी, उन्होंने गलत किया। वो होते कौन है आप पर हाथ उठाने वाले? रुमान ने जोश से कहा। हया को इस पर जी भर का प्यार आ रहा था। ओह सॉरी हया, मैं भूल गया था, आपको मम्मी सुनना पसंद नहीं है ना। रुमान को अब वो ख्याल आता, लेकिन चूंकि वो हया के साथ हमदर्दी जता रहा था, इसलिए इसने भी फ़राक दिली दिखाई। कोई बात नहीं, तुम मुझे मम्मी कह दिया करो। सच में मैं आपको मम्मी कह दिया करूँ? वो खुश हुआ था, जैसे दरीना ख्वाहिश पूरी हुई हो। हाँ कह दिया करो रूमी, तुम अच्छे हो, बहुत स्वीट। अपने बाबा जैसे जालिम कभी मत बनना। हया ने मुँह बनाकर कहा। नहीं बनूंगा, मैं आप जैसा बन जाऊंगा। आप भी बहुत स्वीट है। तुम्हें मैं इतनी अच्छी लगती हूँ? हया को रुमान की बेलौस मोहब्बत पे रक़्स आया था। और नहीं तो क्या, आपको पता है जब से आप गई हैं मैं तब से बीमार हूँ। क्यों? वो हैरत से देख रही थी, चेहरे से लगा था कि पहले से वीक है।
मुझे आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मम्मी अब आप तो नहीं जाएंगी ना? बड़ी लगावट थी इसके अंदाज में। पता नहीं रूबी, मैं नहीं जानती मेरी किस्मत में क्या है। पता है तुम बहुत अच्छे हो, मुझसे मोहब्बत तो करते हो। मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ, अकलौती जो हूँ। सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी दोस्तें मुझ पे जान निछावर करते हैं। मेरी आगा जी, जी इनकी तो जान हूँ। लेकिन नहीं रुमान, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, कोई भी नहीं। मेरी मम्मी को दुनिया जहाँ की औरतें और बच्चों को देने के लिए वक्त था, पर मेरे लिए कभी वक्त नहीं मिला कि चंद घंटे मेरे पास बैठ जाए। आगा जी बजाय मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अब पता चला इन्हें सिर्फ अपने स्टेटस, अपने सर्कल में वाह सुनने से प्यार है। मेरी दोस्त है वो भी मतलब ही निकली हया, पर जब बुरा वक्त आया तो सभी बदल गए। तुम्हारे बाबा ने थप्पड़ मारने से पहले इतना नहीं सोचा, कितना बड़ा एहसान किया मैंने इनके। इर्तिज़ा बाहर खड़ा सब सुन रहा था। वो रोते हुए रुमान से अपने दिल की बातें कर रही थी और उसके आंसू पोंछ रहा था। एक बार ने सोचा कितनी दर्द हो रही है मुझे, कोई इतनी बेदर्दी से भी मारता है क्या? हया की बातें सुनकर वो कॉटेज से बाहर निकल गया। दिल में अब हल्की सी परेशानी हुई थी, लेकिन इस वक्त गुस्सा इस कदर था कि कोई होश नहीं था। फिर ये भी जानने का तजस्सुस था कि कौन सा एहसान किया हया ने इस पर, और जो कुछ हुआ है इसके साथ वो क्यों बीच में खींच कर लाया गया था। शाम को वापसी पर रुमान और हया किचन में फ्राइज़ फ्राई करने में मसरूफ़ थे। वो इन दोनों के लिए पिज़्ज़ा लेकर आया था। इन दोनों की इर्तिज़ा की जानिब पूछती। इर्तिज़ा ने पिज़्ज़े का बॉक्स शेल्फ पर रख दिया। तुम ये पिज़्ज़ा लाए हो तुम्हारे लिए, इसे खा लेना। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। रात होने का इंतज़ार था तो रात होएगी। जो बात वो हया से करना सका था, रूमी के सामने तो कर ही नहीं सकता था। रूमी के सोने के बाद ही हो सकती थी। लाहौर के बस अड्डे पर बस रुकी थी। आरा नीचे उतरकर रिक्शा लेने लगी। जी बीबी जी, किधर जाना है? रिक्शे वाले ने सवाल किया। आरा चुप थी, वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए लाहौर के एक पोश इलाके का नाम लिया। वहाँ पहुँचकर नीचे उतर गई। रिक्शे वाले को किराया दिया, सामने बने बंगले को देखने लगी। चल आरा, दुनिया को भी आजमा ले। ये कहकर सामने बने बंगले की घंटी बजाई। एक चौकीदार बाहर निकल आया। बेगम साहिबा, मुझे नौकरी चाहिए। क्या उन्होंने बुलाया था? नहीं बुलाया तो नहीं है, मगर मैं बहुत मजबूर हूँ। घर का काम काज कर दिया करूँगी। पूछ लो अपनी बेगम साहिबा से, शायद किसी मुलाजमा की ज़रूरत हो। वो चौकीदार दरवाज़ा बंद करके फिर से चला गया। कुछ देर बाद ही वो दोबारा बाहर आया, इसे अंदर ले गया। वहाँ बड़े से लॉज में एक औरत साड़ी में मनबूस बैठी अपने बराबर बैठी पालतू बिल्ली को कुछ खिला रही थी। सलाम जी। आरा ने इस खातून को सलाम किया तो वो मुतवज्जा हुई। वालेकुम सलाम। देखो, काम काज के लिए तो नौकर मौजूद है मेरे घर में, लेकिन आजकल खाना बनाने वाली आपा अपने गाँव गई है 3-4 माह की छुट्टी लेकर। अगर तुम किचन संभालना जानती हो तो मैं रख लेती हूँ तुम्हें। इसने बिल्ली को गोद में लेकर इसे चलाते हुए कहा। जी बहुत बनाना आता है मुझे, बाकी भी सीख लूँगी। दूसरी बात ये कि मैं नौकर दिन रात के लिए रखती हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरे पास रहने का ठिकाना भी नहीं है। तनख्वाह 3,000 माहवार होगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है जी, जाओ चौकीदार को बोलो कि तुम्हें बंगले के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में से एक खोल कर दे दे। वहाँ बैल पहले से मौजूद है। जब बैल बजे तो किचन में आ जाना। किचन का रास्ता पीछे से भी आता है। जी ठीक है, अब जाओ। बेगम साहिबा शायद सख्त मिजाज थी, जितना वो प्यार वो गोद में बैठी बिल्ली से कर रही थी, इतना ही सख्त और खरत लहजा जीते जागते इंसानों से बरत रही थी। आयरा के लिए यही बहुत है कि इज्जत की रोटी मिल जाएगी। अब्दुल बासित के दर्द भरे बेबसी से कहे लफ्ज़ों का असर था जो इल्तिजा इसने अल्लाह से की थी। वो आरा के दिल की दुनिया बदल गई थी, इसी की होकर रहना चाहती थी। बस अड्डे पर खड़े हुए अब्दुल बासित ने एक रुपया इसके हाथ में खामोशी से लिया था, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती। सर्वेंट क्वार्टर में जाकर इसने अपना बैग एक तरफ रखा, इसकी जेब से वो रुपया निकाला, इसे खोलकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। एक अपना नाम ही लिखना पढ़ना जानती थी, बस वही पढ़कर रोने लगी। अब्दुल बासित के लिखे अल्फाजों पे हाथ फेरने लगी। काश कि इतना पढ़ लिखी होती कि उर्दू पढ़ लेती तो कम से कम इस खत को बार बार पढ़कर अब्दुल बासित की तहरीर को हिफ्ज़ तो कर लेती। पता नहीं क्या लिखा इसने, क्या कहना चाहता था मुझसे। बेबसी ही बेबसी थी। 1 घंटे बाद कमरे में लगी बैल बजी थी। अपने आंसू पोंछकर वो क्वार्टर से निकलकर पीछे की लंबी राहगीरी से किचन का एक पुरानी दरवाज़ा खुला था। आरा को वहीं से किचन में आने-जाने का हुक्म था। बंगले के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। वजह इसकी खूबसूरती थी।
जो देखने वाले को दंग कर दे। वो किचन में जब पहुंची तो वहाँ 40 के लगभग एक औरत खड़ी थी। सादा सा पुराना सा जोड़ा जेब तंग किए। तुम हो नई नौकरानी? जी, आरा ने मुख्तसर जवाब दिया। वो बड़े गौर से इसे सर से पैर तक देखने लगी। देखने से नौकरानी लगती नहीं हो, कपड़े भी बड़े अच्छे पहन रखे हैं। आरा के अनारकली फ्रॉक को देखकर बोली, किसी शादी पर काम करने गई थी तो इसी ने दे दिए थे। आर्यन ने झूठ बोला, लेकिन बीबी यहाँ ये कपड़े नहीं चलेंगे। एक तो तुम्हारा मुंह बोलता हो सिर्फ इस पर ऐसे कपड़े। मैं तुम्हें अपने 2 जोड़े फ़िलहाल दे दूँगी तो वे तो बहुत खुले होंगे, लेकिन कुछ दिनों तक बेगम साहिबा जब सिलवा देंगी तो वो पहन लेना। ठीक है जी। और सुनो, बेगम साहिबा ने बोला कि तुम किचन से बाहर मत निकलना। खाना बाहर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, और साहब के सामने तो बिल्कुल मत जाना। बेगम साहिबा बहुत शक मिजाज की, ज़रा सा शक हो जाए तो मार मार के घर से निकाल देती हैं। मुझे क्या ज़रूरत है ऐसा कुछ करने की, मैं किचन में ही रहूँगी, आरा ने जवाब दिया। अगले रोज़ वो सादे से लिबास में सर पे दुपट्टा लिया करती रही। इसी बेगम साहिबा की 2 बेटियां भी थी, एक 10 साल की थी, दूसरी 8 साल की। बहुत जल्दी आरा से घुल मिल भी गई थी, अपनी फरमाइश पे चीज़ें बनवाती थी। एक दिन 10 साल बच्ची अपनी किताब से कुछ याद करती हुई किचन में आई। आरा, अभी मुझे सैंडविच बना दे। अच्छा बस 2 मिनट रुको, अभी बना देती हूँ। आरा ने जल्दी से फ्रिज से मायोनीज निकाली और बॉइल्ड किचन चिकन निकालकर कटिंग बोर्ड पर बॉइल्ड चिकन के कोर्स से बारीक बारीक काटने लगी। इसमें नमक, काली मिर्च, मिर्ची और ब्रेड के स्लाइस में मायोनीज लगाकर चिकन इसमें फैलाकर इसके सैंडविच बनाने लगी। वो बच्ची अपनी उर्दू की किताब से कुछ याद कर रही थी। सैंडविच इसे देते हुए आरा को ख़त का ख्याल आया। सुनो, तुम्हें उर्दू पढ़नी आती है? जी हाँ आती है, ये उर्दू ही याद कर रही हूँ। क्या तुम मेरा खत पढ़ दोगी? हाँ क्यों नहीं, आप ही। आरा खुश हो गई थी। किचन काफ़ी कशादा और बड़ा था, इसी में एक गोल मेज़ भी रखा था। तुम यहीं बैठकर सैंडविच खाओ, मैं 2 मिनट में लेकर आई। आरा ने प्लेट इसके सामने रखी और खुद अपने क्वार्टर में चली गई। ज़ुबिया के पास खड़ी गाड़ी में से एक ड्राइवर नीचे उतरा था और पीछे से एक औरत। ज़ुबिया होश व हवास से बेखबर थी। चोट तो नहीं आ गई कहीं इसको? नहीं, बच गई है। ऐसा करो, उठाओ इसे और गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल ले चलें। ड्राइवर ने इसे गाड़ी की पिछली मेज पर लेटा दिया। ज़ुबिया को जब होश आया तो दानियल का नाम लेकर उठ बैठी थी, लेकिन न जंगल था न दानियल। हॉस्पिटल का कमरा था और वो थी। नर्स आस पास आ गई, इसके बारे में पूछने लगी। कौन हो तुम? अपना पता बताओ। वो मेरा मेरा शौहर, इसे गोलियां लगी थी। वो कहाँ है? जी नहीं, आपको तो एक औरत यहाँ छोड़कर चली गई है कि आप इसे सड़क पर गिरी मिली थी। शायद कुछ देर में तुमसे मिलने आए। नर्स की बात सुनकर वो सर पकड़कर रोने लगी। क्या आप बता सकती है? कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा गया था जो कॉलेज में ड्रग्स सप्लाई करते और लड़कियों को यारों का माल बनाकर रखे हुए थे। हाँ, ये खबर तो अभी तक न्यूज़ चल रही है, लेकिन अफसोसनाक खबर भी है। जिस आईसीआई ऑफिसर वाजिद खान ने कारनामा अंजाम दिया था, इसे कल रात गोलियों से मार डाला है। जो सवाल अभी ज़ुबिया करने ही वाली थी, इसका जवाब इसे नर्स से मिल चुका था। आंखें जैसे पत्थर की हो गई थी, आंसू जैसे ठहर गए थे। सांस थमा था चंद लम्हों के लिए। वो किसी और ही वजन में बोलने लगी। कैसे जा सकते हो तुम मुझे छोड़कर? तुमने कहा था कि तुम मेरा सहारा बनोगे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दोगे, फिर क्यों मुझे तन्हा छोड़ गए? क्यों चले गए? अब बताओ मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ? दानियल, वापस आ जाओ, खुदा करे वापस आ जाओ। मैं कहाँ जाऊँगी? ज़ुबिया बिलख-बिलख कर रोना नर्स को समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर में वो औरत इसके पास आ गई। रात में तो ठीक से इसे देख ना पाई, लेकिन दिन की रोशनी में इसे देखती ही रह गई थी। वो औरत कोठा चलाती थी। रात को भी चंद लड़कियों को किसी बंगले में नाचने गाने के लिए लेकर गई थी, और इत्तेफाक ऐसा था कि इसकी तीनों लड़कियों को रोक लिया गया था। बंगले वालों ने इस खातून को अपने ड्राइवर के साथ रवाना कर दिया था और वो गाड़ी ज़ुबिया से टकराते टकराते बची थी। किस्मत ज़ुबिया को वापस वहीं ले आई थी। वो औरत इससे हमदर्दी जताते हुए अपने साथ ले गई। ज़ुबिया के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो चली गई। ये वहाँ जाकर इस पे भुला था कि वो वहाँ पहुँच कहाँ गई है। पहले ही वाजिद खान का सदमा कम नहीं हुआ था, पिछले ज़ख्म नहीं भरे थे, अब ये नई अज़ियत थी। वो नींद पागल सी हो गई थी। हालांकि इस औरत ने इसको कोई सौदेबाजी नहीं की थी अब तक, ना इस पर सख्ती की गई थी, लेकिन वो सोते हुए डर कर उठ बैठती थी। कभी चिल्लाने लगती, दानियल दानियल चीखने लगती, कभी वही दीवार के साथ लगकर चिल्लाने लगती कि मुझे छूना नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। एक दिन इस खातून ने इससे पूछा भी कि इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस रोती हुई कहने लगी, इसे जहर दे दे, लेकिन इससे ये काम ना करवाए।
चार पाँच माह बाद वो कमरे के अंदर ही रही थी। एक दिन वही खातून इसी कमरे में आई, इसके पास बैठ गई। देख, मुझे लगता है तेरे साथ किसी ने ज़्यादती की है, इतना तो मैं भी समझ सकती हूँ। तो किसी शरीफ घराने की लड़की लगती है, शायद इस वक्त तुझसे कोई ज़्यादती करके तुझे सड़क के किनारे फेंक किया था। लेकिन हमारा धंधा कुछ ऐसा है कि मैं तुझे यहाँ इज्जत से ना ही रख सकती थी, लेकिन तुझे एक मौका दे सकती हूँ, तेरा निकाह कर देती हूँ एक नेक लड़के से। नहीं, मुझे नहीं करना किसी से निकाह, वो नेक भी है तो मैं नेक नहीं हूँ। ज़ुबिया ने साफ इनकार किया था। तेरा कसूर ना ही है, इसलिए कह रही हूँ। तुझे अभी कोई ना ही जानता है, अनजान है सब तुझसे। देख, मेरी ज़िंदगी का भरोसा ना ही है, अगर मुझे कुछ हो गया फिर तुझे इस दलदल से कोई ना ही निकाल सकता। सोच लेकर सुबह बता देना मुझे। पूरी रात आंखों में गुजारी थी। सूर्या के पास दो रास्ते थे, मौत से पहले मरने की तमन्ना करने से। कहाँ मौत आती है। तानिया जीना चाहता था लेकिन मर गया। वो मरना चाहती थी लेकिन सांसें ले रही थी। किसी और मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना नहीं चाहती थी, लेकिन इससे बेहतर कोई और रास्ता इसके बाद बचा नहीं था। इसे सुबह निकाह के लिए रजामंदी दे दी थी। शाम को एक हल्के फैंसी जोड़े में वो मलबूस थी, दुल्हन बनकर भी दुल्हन नहीं लग रही थी। कमरे में एक मौलवी साहब दाखिल हुए। बेटा, अपने वालिद का नाम बताओ। मुझे नहीं याद। वो बेतासुर बैठी रही। बाप का नाम याद नहीं? नहीं, सिर्फ ये पता है मेरा नाम तानिया है, बस। बाकी कुछ नहीं पता। कारी साहब सड़क पर गिरी मिली थी, हो सकता है सर पर चोट लगने से भूल गई हो। इस खातून ने अपना अंदेशा सामने रखा। बाप के नाम की जगह क्या लिखूं? कारी साहब के इस सवाल पर सभी चुप थे। ज़ुबिया ने रोते हुए कांपते होठों के साथ कहा, बिन्ते आदम लिख दे। मेरे पास इस नाम की पहचान के सिवा और कोई पहचान नहीं है। कुछ पल तो कारी साहब भी कुछ बोल नहीं सके, फिर गहरी सांस लेकर बोले, तानिया बिन्ते आदम, आपका निकाह जासिम अब्दुल बासित से किया जाता है। आपको कबूल है? जी कबूल है। ऐसा शख्स जिसे ना कभी देखा ना देखना चाहती थी, सिर्फ एक महफूज ठिकाने की खातिर इसने निकाह किया था। ये भी नहीं जानती थी कि जब सब कुछ जान जाएगा तो इसे कबूल करेगा या धुतकार देगा। पिज़्ज़ा रुमान ने हया को अपने हाथ से खिलाया था। हया को इस पर हैरत होती थी कि कैसे वो इससे इतनी मोहब्बत करता है, जैसे वो इसकी सगी माँ हो। पहली बार हया ने पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा रुमान के मुंह की तरफ बढ़ाया। कुछ देर वो देखता रहा, फिर इसका हाथ पकड़कर निवाला अपने मुंह पर डाला, उसका हाथ चूमने लगा। थैंक यू मम्मी, आई लव यू सो मच। हया ने प्यार से उसके सर के बाल बेतरतीब किए थे। आई लव यू टू। तुम बहुत अच्छे हो रूमी। फिर वादा करें मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। रुमान के दिल में न जाने क्या खदशात थे। हयान ने इसके हाथ पे हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी जहाँ भी गई। बस अब खुश? अहम, मैं बाबा के बगैर नहीं रह सकता। हम साथ ही रहेंगे मम्मी। मुझे तुम्हारे बाबा के साथ नहीं रहना है, अच्छे नहीं है वो खफी से मुँह बनाकर बोली। फिर से अपना गाल सहलाता हुआ महसूस हुआ था। मैं इनसे बात करूँगा, आइंदा नहीं मारेंगे आपको, लेकिन आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। मुझे फिर भी तुम्हारे बाबा के साथ नहीं रहना। वो रूहान सी हुई थी। ओके, बाबा की तरफ से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। आई एम सॉरी मम्मी। रुमान ने हाथ जोड़कर कहा, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? देखो, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैं इनके साथ बिल्कुल बात नहीं करूँगी, ना रहूँगी। जब देखो मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं। रुमान वहाँ से उठकर गुस्से से अपने कमरे में गया था। इब्तदा नाइट सूट पहने रुमान के बेड पे बैठा अपना चश्मा उतार कर बॉक्स में रख रहा था। जब रुमान कमरे में दाखिल हुआ, गुस्से से उसके सामने बैठ गया। बाबा, दैट्स नॉट फेयर। इब्तदा जानता था कि रुमान क्या कहना चाहता है, इसलिए नजरें चुरा गया। नदामत अपने अंदर भी महसूस हो रही थी। रूमी, चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल है तुम्हारा। इब्तदा ने मौजू बदलना चाहा। बाबा, बात को मत बदले। क्यों मारा आपने मम्मी को? तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम्हें समझा नहीं सकता, इसलिए कोई सवाल नहीं सुनना चाहता। लेटो इधर। इर्तिज़ा ने बैठ के दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा, आपने ही कहा था कि औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं बल्कि बुज़दिली की अलामत है। यानी मैं ये समझूं कि मेरे बाबा पूरा बहादुर नहीं है? ठीक, मम्मी के अचानक से चले जाने पर मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन गुस्से में बहादुर लोग ये खुद को काबू में रखते हैं। आप ही ने ये सब मुझे बताया था बाबा। फिर आपने बहादुरी क्यों नहीं दिखाई? रुमान के पास सारी दलीलें मौजूद थी। ओके मेरे बाप, हो गई गलती, आई एम सॉरी, आइंदा हाथ नहीं उठाऊंगा। इर्तिज़ा ने बात को रफा दफा करना चाहा, लेकिन सामने इसी का बैठा था। मुझसे नहीं, मम्मी से जाकर माफ़ी मांगे। रूमी, ये मैं नहीं करूँगा, खामोखा में सर पर नहीं चढ़ा सकता इसे। बाबा, अगर आपने इनसे एक्सक्यूज़ नहीं किया तो मैं भी आपसे बात नहीं करूँगा। इर्तिज़ा गहरी सांस खारिज की थी, जैसे उसके सामने हार सा गया था। ठीक है, कर लेता एक्सक्यूज़, तुम लेटो, अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाते वक्त बहुत तंग करते हो मुझे।
ये कहकर इर्तिज़ा उठ खड़ा हुआ था, साइड टेबल से मोबाइल उठाया और कमरे से निकल गया। बात तो उसे वैसे भी हया से करनी ही थी। अपने कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ था। वो सोने के लिए लेट चुकी थी, लेकिन इर्तिज़ा को सामने देखकर यकलक उठकर बैठ गई। इर्तिज़ा ने दरवाज़ा बंद किया तो वो बुरी तरह से घबराई थी कि ये पता नहीं वो माँ ने शिकायत न लगा दी हो और वो इसे फिर से मारने आया है। आप जाएँ यहाँ से, कमाल करती हो तुम भी, खुद ही तो रुमान को भेजा है तुमने मेरे पास कि तुम्हारे पापा बहुत ज़ालिम हैं, बहुत मारते हैं तुम्हें, ज़ुल्म करते हैं तुम पर। वो उसके पास आकर बैठ गया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कुछ खौफज़दा सी हुई थी। आई एम सॉरी। खिलाफ़ी तवक्कुआत इर्तिज़ा के मुँह से सुनकर वो दंग हो गई थी। इस वक़्त मैं वाक़ई बहुत गुस्से में था और तुम्हें वहाँ देखकर तो वो बात अधूरी छूट गया। मज़ीद इसकी जगह की बात करना अपना खून खौलाने वाली बात थी। खैर छोड़ो इस बात को। देखो अगर तुम मुझसे सच बोल देती तो नौबत यहाँ तक कभी ना आती। तुम्हारे झूठ की वजह से तुम्हें नहीं पता तुम किस अज़ाब में फँसने जा रही थी। अज़ाब में फँसने नहीं, अज़ाब से निकलने जा रही थी। वो औरत मेरा अबॉर्शन करवाने को तैयार थी, वो भी फ्री में। आपने तो मेरे पास कुछ छोड़ा ही नहीं जो मैं बीच में आकर इस अज़ियत से निकल सकती। दारुल की हेड से भी मैंने बात की, इसने भी मना कर दिया और अब आप फिर से कैद कर देंगे मुझे। मैं किस अज़ियत से गुज़री आप नहीं समझते। तुम अबॉर्शन चाहती हो, मैं करवा दूँगा, लेकिन पहले मुझे सच जानना है। पहले ये देखो। इर्तिज़ा ने अपना मोबाइल ऑन करके इसे पकड़ा दिया। इसी गैलरी में जाओ, इसमें फ्रंट पर ही कुछ पिक्स हैं, देखो इन्हें। आया ने गैलरी ऑन की। पहली तस्वीर पर इसका रंग उड़ा था। इसने मोबाइल ऑफ करके बेड पर फेंका था। इसने मेरी पिक्स वायरल कर दी। इसने तो कहा था अगर मैं आप पर हर बात का इल्ज़ाम लगा दूँगी तो वैसा नहीं करेगा। फिर क्यों उसने उफ़ क्यों किया ये सब? मैं क्या करूँगी? बर्बाद कर दिया इसने मुझे। वो रोने लगी थी।